नमस्कार दोस्तों, सिविल सर्विसेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अमरेश कुमार। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था को पढ़ते पढ़ते मूल अधिकार को हम पढ़ रहे थे और मूल अधिकार में अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक यानी समता के अधिकार का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम स्वतंत्रता के अधिकार का अध्ययन करने वाले हैं, अर्थात अनुच्छेद 19 से 22 तक। आज का वीडियो अनुच्छेद 19 पर है, जो 19 ये रहा। अनुच्छेद 19 को देखने से ऐसा लगता है और लोगों में ऐसा प्रचलित है कि इसमें केवल बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि है, लेकिन आप इस बात को भली भांति जान लें कि अनुच्छेद 19 में कुल 6 अधिकार आते हैं, जिसमें सबसे पहला अधिकार है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका जो पारिभाषिक ट्रांसलेशन है, मूल संविधान में जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है वह शब्द है वाक्य स्वतंत्र आदि विषयक कुछ अधिकारों का संबंध। यहाँ कुछ का मतलब है 6 अधिकार। मूल संविधान में इसमें 7 अधिकार थे। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा करके मात्र विधिक अधिकार रहने दिया गया है। इस प्रकार से इसमें अधिकारों की संख्या 6 हो गई है। ये 6 अधिकार हैं। ये 6 अधिकार ऐसे हैं कि जिसे आपको देखने से एक नज़र में आपका माथा भारी हो जाता है कि पता नहीं ये हमें याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, और फिर याद करते हैं तो भूल जाते हैं। मैं आपको इस मूल अधिकार को अभी अगले 1 मिनट के अंदर याद करवा दूंगा, इस सभी 6 मूल अधिकार को, और आप इसे कभी भूलेंगे ही नहीं। आप भूलना भी चाहेंगे तो नहीं भूल पाएंगे, आप अपना नाम भूल जाएंगे, लेकिन इन 6 मूल अधिकारों को नहीं भूलेंगे। सबसे पहले यह देखिए कि अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को यह अधिकार देता है। तो पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कि यह अनुच्छेद 19 के तहत जो मिलने वाली 6 अधिकार हैं, यह केवल भारत के नागरिकों को हैं, यानी विदेशियों को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। ठीक है, अब आइए 6 अधिकार पर। पहले सामान्य रूप से पढ़िए कि ये 6 अधिकार क्या है। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का, संगम या संघ बनाने का, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने या बस जाने का, और कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। अब याद कीजिए, इस याद करने में आपको पहला वाला तो याद रखना ही होगा, जो है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम आगे एक्सप्लेन करेंगे कि बोलने और अभिव्यक्ति में क्या अंतर है, लेकिन पहले अभी याद रखिए कि बोलने और अभिव्यक्ति, जब हम अभी आपको बोल रहे हैं कुछ भी, तो यह बोलना है, लेकिन जब भी हम अपने मन के विचार को प्रकट करते हैं तो उसे अभिव्यक्ति कहते हैं। और अभिव्यक्ति बोलने के भी माध्यम से होती है और न बोलने के भी माध्यम से होती है, चेहरे के हाव भाव से भी होती है। तो पहला हो गया बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मात्र से क्या आपका काम चल जाएगा? आप अगर कुछ भी चलना चाहते हैं, जैसे कि हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको इस रूप में समझिए कि बोलने और अभिव्यक्ति से कुछ होगा नहीं, तो आप क्या करेंगे? बोलने और आपके मन में जब कोई विचार आएगा तो उसको बोल देंगे, अभिव्यक्त कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक सम्मेलन बुलाना होगा। तो दूसरा अधिकार हो गया सम्मेलन बुलाने का अधिकार। तीसरा, सम्मेलन बुलाने करके क्या होगा? सम्मेलन में तो लोग आएंगे, बैठेंगे, खाएं पिएंगे, भाषण देंगे, चले जाएंगे। तो सम्मेलन बुलाने के अधिकार से काम नहीं चलेगा। आपको उसको निरंतर दिशा देने के लिए आपको संघ या संस्था बनाना होगा। इसलिए तीसरा हो गया संघ या संस्था बनाने का अधिकार। संघ और संस्था बना करके क्या बैठ जाएंगे? नहीं। संघ और संस्था बनाने के बाद अपने विचारों को प्रसारित करने के लिए निकलेंगे। इसलिए भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने इत्यादि का अधिकार। इस प्रकार से आपके 4 अधिकार हो गए। अब 5वें अधिकार पर आते हैं। आप घूमते फिरते कहीं गए और कोई जगह अच्छा लग गया तो वहां निवास करने या बस जाने का अधिकार। तो 5वां अधिकार हो गया निवास करने और बस जाने का अधिकार। और बस जाएंगे तो खाएंगे क्या? तो रोजगार या कारोबार करने का अधिकार। इस प्रकार से 6 अधिकार आपको याद हो गए होंगे। पहला बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा सम्मेलन का अधिकार, तीसरा संघ या संस्था बनाने का अधिकार, चौथा भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी घूमने का अधिकार, पांचवा कहीं भी बस जाने निवास करने का स्थान, और अंतिम रोजगार का अधिकार।
अब इसमें कुछ शर्त लगे हुए हैं। शर्त ये लगे हुए हैं कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो कोई बात नहीं है। सम्मेलन बुलाएंगे तो सम्मेलन जो आपका है वह शांतिपूर्ण होना चाहिए और निरायुध होना चाहिए, यानी बिना हथियार के होने चाहिए। ये एक यहां पर है, बाकी सभी चीजें वैसे ही हैं। तो इस प्रकार से आपको अनुच्छेद 19(1) के तहत 6 अधिकार याद हो गए होंगे। अब इस अधिकार को फिर से हम बारी बारी से देखते हैं ताकि और यह भी परीक्षण करते हैं कि आपको या हमको ये याद हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहला क्या था? बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। तो यह देखिए, किसान आंदोलन के तहत किसान नेता बोल रहे हैं, ये देखिए झंडा लहराए हैं। आपको पता होगा और मैं आगे बताऊंगा, और अभी जान लीजिए कि झंडा लहराना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का भाग है। तीसरा देखिए, जो न्यूज चैनल्स या अखबार जो प्रकाशित हो रहे हैं, प्रसारित हो रहे हैं, वह भी अनुच्छेद 19(1) के तहत वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसे हम बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं, उसके अंतर्गत आता है। अब बोल लिए, बोलने के बाद क्या होगा? दूसरा अधिकार क्या होगा? दूसरा अधिकार होगा शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार। तो ये देखिए, लाखों लोग जुटे हैं लेकिन शांतिपूर्ण है और निरायुध है, यानी हथियार के बगैर है, इसलिए ये अधिकार का वो उपभोग कर सकते हैं। अब सम्मेलन हो गया तो तीसरा क्या करेंगे? संस्था या संघ बनाने का अधिकार। तो बनाइए, जैसे ये एसोचैम है, एसोसिएशन ऑफ चैम्बर एंड कॉमर्स। दूसरा है इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन। आप भी बनाइए, छात्र संगठन बनाइए, लेबर संगठन बनाइए, कुछ भी आप बना सकते हैं। तो संघ बनाने का अधिकार, संघ बना लिए तो कहीं भी घूमने का अधिकार। यहां मैंने अपना ही तस्वीर डाला है। तो कहीं देश भारत में कहीं भी घूमने का अधिकार। जब तक धारा 370 जम्मू कश्मीर में था तो जम्मू कश्मीर में हमारे कुछ रिस्ट्रिक्शन थे घूमने में कुछ इलाकों में, और ख़ास तौर पे बसने में। तो अब बसने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो आप देश के किसी भी भाग में निवास कर सकते हैं, बस सकते हैं। जैसे ये तस्वीर आप देखिए कि दिल्ली के बिहारी कॉलोनी का है। मैंने आपकी नज़र को खींचने के लिए जानबूझ के ये लिया है कि देखिए कि बिहारी और कोई भी भारत में किसी भी स्टेट के लोग कहीं भी निवास कर सकते हैं और बस सकते हैं। निवास और बसने में क्या होता है? निवास एक नज़र से टेम्परेरी रहता है कि हम रह रहे हैं, और बसना जो है वो परमानेंट नेचर का होता है कि पूर्णतया बस गए हैं। और अंतिम है कि रोजगार, कारोबार इत्यादि करने का अधिकार। तो इस प्रकार से अनुच्छेद 19 के तहत जो भी 6 मूल अधिकार दिए गए हैं वो आपको याद हो गए होंगे। आपको मैं बता दिया, फिर से आप सुन लीजिए कि इसके अंतर्गत मूल संविधान में 7 अधिकार थे, लेकिन जिसमें एक अधिकार संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार की श्रेणी से हटा करके अनुच्छेद 300 क के तहत, इंग्लिश में अनुच्छेद 300 A के तहत मात्र विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। अगर आप क ख ग घ हिंदी में पढ़ रहे हैं तो क ख ग जान रहे हैं तो क ख ग घ अंग 5 और च 6 7, तो 6 तक अधिकार थे। तो च में संपत्ति का अधिकार था, तो च खत्म हो गया है, क ख ग घ अंग और 6 मतलब वही रोजगार वाले अधिकार बने हुए हैं। अगर युक्ति युक्त निबंधन नहीं समझे तो अनुच्छेद 19 को नहीं समझे, और अनुच्छेद 19 को नहीं समझे तो अन्य मूल अधिकारों को समझने में भी कठिनाई होगी। अनुच्छेद 19 के बारे में एक बात आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 19 में या किसी भी मूल अधिकार में आपको पता होगा कि मूल अधिकार में हमारे यहाँ मोस्टली अधिकांशतः एब्सोल्यूट नहीं है, यानी निरपेक्ष नहीं है। हर मूल अधिकार की कुछ सीमाएं हैं, 2 मूल अधिकार को छोड़ करके। पहला है छुआछूत का अंत और दूसरा है खतरनाक उद्योगों में बालकों का नियोजन। इनको छोड़ करके सभी मूल अधिकार जो हैं वो उसकी कुछ सीमाएं हैं। तो अनुच्छेद 19(1) में क से 6 तक में आपको तो अधिकार दिए गए हैं, लेकिन इन अधिकारों की सीमा अनुच्छेद 19(2) से लेकर के 6 तक में, उपधारा 2 से लेकर के 6 तक में उसकी सीमाएं बताई गई हैं। और हर सीमा में यह शब्द का इस्तेमाल हुआ है युक्ति युक्त निर्बंधन, जिसे इंग्लिश में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कहते हैं। इसको जानना बहुत जरूरी है। इसको हम जानेंगे तो पहले आप जान लीजिए कि ये अधिकार जो हैं सीमा ने, ये उनकी आपकी सीमा निर्धारित करती है। यह युक्ति युक्त निबंधन हमारे लिए बहुत काम का है, हमारे लिए मतलब एक नागरिक के रूप में हमारे बहुत काम का है।
यह अनुच्छेद 19 को ठीक वैसा ही बना देता है कि आम का आम और गुठली का दाम। यानी अनुच्छेद 19 एक तो हमको अधिकार देता ही है, अनुच्छेद 19 का 2 से 6 जो हमारे इस अधिकार की सीमा बताता है, वह भी हमसे अधिकार छीनने की बजाय हमको अधिकार दे देता है, क्योंकि वह युक्ति युक्त निर्बंधन की बात करता है। युक्ति युक्त निर्बंधन का अर्थ होता है कि निर्बंधन ऐसे होने चाहिए जो उचित हो, तर्कपूर्ण हो, मनमाना ना हो। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि ये सीमाएं क्या क्या हैं, फिर हम आगे देखेंगे युक्ति युक्ति निर्बंध का कि अवधारणा क्या है और इससे कैसे न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का जन्म होता है। तो अनुच्छेद 19(1) में आपको क्या अधिकार दिए गए हैं? बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। लेकिन आपको बोलने के लिए का अधिकार दिया गया है, बकने का अधिकार नहीं दिया गया है। बकने का भी अधिकार दिया है, आपको जितना मर्जी है बकिए, लेकिन आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना होगा। यानी इन 5 बातों की सीमाओं के अंदर में रह करके ही आपको बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। लोग आप अनुच्छेद 19 के बारे में आप चाय दुकान पर भी चर्चा सुनेंगे कि लोग यार हमको संविधान बोलने का अधिकार देता है। नहीं, बोलने का तो अधिकार देता है, लेकिन बोलने की सीमा भी निर्धारित करता है। इसलिए प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में आपको सीमाओं में रह करके ही अपने अधिकारों का प्रयोग करना है। तो वो सीमाएं कौन कौन सी हैं, आप एक नजर देखिए। सबसे पहला है भारत की प्रभुता और अखंडता। क्या आप ऐसी बात को बोलने का अधिकार रखते हैं जो देश की प्रभुता और अखंडता को चुनौती देता हो? नहीं। अगर ऐसा करेंगे तो आप पर आईपीसी की धारा 124(a) के तहत देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। दूसरा, राज्य की सुरक्षा। राज्य की सुरक्षा को खतरे में रख करके आप कुछ भी नहीं बोल देंगे। पता चला आपके पास कुछ गुप्त इंफॉर्मेशन है, आप दूसरे के साथ शेयर कर दीजिएगा, दूसरे दुश्मन देशों के साथ, और कहेंगे कि हमें बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। नहीं है। तीसरा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि भारत सरकार इजराइल के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना चाहती है। भारत सरकार थोड़ी देर के लिए मान लीजिए क्या भारत सरकार जापान के साथ बेहतर संबंध स्थापित करना चाहती है, और आप उस मैत्री संबंध में बाधक बनेंगे तो अनुच्छेद 19 के अधिकार को आपको सीमित कर दिया जाएगा। आप अक्सर देखते होंगे कि जब विदेशी मेहमान आते हैं तो उससे विरोधी पक्ष जो होते हैं भारत में काला झंडा इत्यादि लेकर के चौक चौराहे पर खड़े रहते हैं। वो अपने काला झंडा दिखा करके वो अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग तो करना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार यानी पुलिस उसको काला झंडा दिखाने से रोकती है। किसके तहत? विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध को बनाए रखने के दृष्टिकोण से। अगला, लोक व्यवस्था के बनाए के दृष्टिकोण से। तीसरा, शिष्टाचार के दृष्टिकोण से। विदेशी मेहमान आए हैं, विदेशी मेहमान हैं, एक तो राष्ट्राध्यक्ष हैं, दूसरे मेहमान हैं, तो शिष्टाचार भी यह कहता है कि हम उसे काला झंडा ना दिखाएं। इसलिए आप देखेंगे कि राजनेताओं के सभा में जब काला झंडा लेकर के लोग पहुंचते हैं तो क्यों नहीं रोका जाता है? क्योंकि यह शिष्टाचार के खिलाफ है, इससे लोक व्यवस्था खराब होती है। तो चौथा हो गया लोक व्यवस्था, शिष्टाचार और सदाचार। और उसके बाद न्यायालय के अवमानना के लिए आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, किसी के मानहानि के लिए आपको यह स्वतंत्रता नहीं है, और अपराध उद्दीपन यानी किसी को अपराध के लिए प्रेरित करने के लिए भी आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दो पक्ष में लड़ाई हो रहा है, आप एक पक्ष को कहेंगे मारो 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 मारो, नहीं, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा का आप उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि उसको अपराध उद्दीपन का काम कर रहे हैं, यानी अपराध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 19(1) जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो बोलने का अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन उसकी ये 5 मर्यादाएं हैं। चूंकि अनुच्छेद 19(1) के तहत जितने भी अधिकार दिए गए हैं, 6 अधिकार दिए गए हैं, उसमें सर्वाधिक व्यापक यही बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, इसलिए सबसे ज्यादा सीमाएं इन्हीं की निर्धारित की गई हैं। दूसरा फिर से आपको याद दिला दें कि दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन बुलाने का अधिकार। उसकी भी 2 सीमाएं होंगी, ये रही भारत की प्रभुता और अखंडता और लोक व्यवस्था। यानी आप हजारों लाखों लोगों को गांधी मैदान या दिल्ली के रामलीला मैदान बुला लेंगे और लोक व्यवस्था को चौपट कर देंगे, तो ऐसे सम्मेलन बुलाने से आपको रोका जा सकता है। दूसरा कि ऐसा सम्मेलन अगर भारत के प्रभुता और अखंडता को चुनौती देने के लिए बुलाया गया है तो उसको भी रोका जा सकता है। ठीक है। तीसरा, संस्था या संघ बनाने का अधिकार। बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, भारत की प्रभुता और अखंडता का पालन कीजिए, लोक व्यवस्था का ध्यान रखिए, और इसमें तीसरा एक पॉइंट जुड़ गया, सदाचार। ठीक है।
भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण और भारत के किसी भी क्षेत्र में निवास करने या बस जाने के अधिकार दोनों की एक ही प्रकार की सीमाएं हैं और वह सीमा है साधारण जनता के हित में और अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण। मतलब आप कहीं भी बस जाना चाहते हैं, आपको यह मालूम होगा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के ज़मीन को खरीदने के लिए कुछ सीमाएं होती हैं। सरकार यह मानती है कि अनुसूचित जनजाति खासतौर पर बहुत भोले होते हैं और उनके जो रहन सहन है, उनकी जीवन शैली है, उसको बनाए रखना होगा। चूंकि उनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर होती है, तो ऐसा नहीं है कि आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की स्थिति में उनको ठग करके बहला फुसला के उनकी ज़मीन को कोई छीन ले, या उनके क्षेत्र में अगर बाहरी लोग आकर के रहते हैं तो उस क्षेत्र में अनरेस्ट यानी उस क्षेत्र में कुछ उथल पुथल होने लगता है, क्योंकि उनका शोषण हो सकता है। इसलिए सरकार ने उन क्षेत्रों में, सरकार ही नहीं संविधान ने अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र में आपके बसने के लिए और साधारण जनता के हित में कुछ निर्बंधन लगा सकती है। यानी आप वहां ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं कि उसमें रहना है। आपको मालूम होगा कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के पूर्व जम्मू कश्मीर में भी हम लोगों को यानी शेष भारत के लोगों को बसने की स्वतंत्रता नहीं थी, लेकिन अब आप संपूर्ण भारत में, जिसमें जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश भी आता है और लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश भी आता है, आप आराम से बच सकते हैं। अंतिम है रोजगार इत्यादि करने का अधिकार। अच्छा, एक बात बताइए कि सरकार आपको या संविधान आपको धंधा करने का अधिकार देता है? धंधा मीन्स रोजगार, कारोबार। गोरख धंधा का अधिकार नहीं देता है। यानी आप ऐसा ही रोजगार कर सकते हैं जिसके लिए आप कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं। जैसे बिहार में शराबबंदी है, तो आप कहेंगे कि अनुच्छेद 19(1)(6) मुझे रोजगार कारोबार करने का अधिकार देता है और शराब की बिक्री करना एक रोजगार, इसलिए मैं यह करूंगा, मेरे मूल अधिकार को नहीं छीन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है। सरकार आप पर इस प्रकार के प्रतिबंध लगा सकती है। दूसरा कि रोजगार, डॉक्टरी का पेशा भी एक रोजगार है। तो क्या मेरे मन में इच्छा होगी कि आज से मैं डॉक्टरी का पेशा करूंगा, तो क्या मैं कर सकता हूं? लोगों को ऑपरेशन कर दूंगा मैं? इसलिए संविधान ने इस पर दो सीमाएं लगाई हैं। पहली बात यह है कि अगर वह तकनीकी किस्म का कारोबार है तो उस कारोबार के लिए कुछ अर्हता यानी कुछ उसके लिए डिग्री इत्यादि का वह कंपलसरी कर सकती है। जैसे डॉक्टरी का तो व्यापार वही कर सकते हैं, यानी डॉक्टरी का कारोबार तो वही कर सकते हैं जो MBBS हो। दवा दुकान तो वही खोल सकते हैं जो जिनके पास फार्मेसी की डिग्री हो। मकान बिल्डिंग इत्यादि का नक्शा तो वही बना सकते हैं जो इंजीनियरिंग पास हो। तो पहली सीमा वह हो गई। और दूसरी सीमा यह है कि सरकार लोक हित में किसी खास व्यापार, बिजनेस इत्यादि को करने से दूसरे लोगों को पूर्णतः या भागता यानी पूरी तरह से या आंशिक रूप से रोक सकती है। जैसे रेलवे चलाने का अधिकार। भारत में रेलवे चलाने का अधिकार मात्र सरकार के पास है, वह भी भारत सरकार के पास। तो आप कहेंगे कि मुझे रेलवे खोलना है और मुझे रोड सड़क बिछाना, रेल लाइन बिछाना है, तो मुझे रोजगार का अनुमति प्रदान किया जाए, तो अनुमति नहीं दी जाएगी। और अगर सरकार आपको अनुमति नहीं देती है तो अनुच्छेद 19(1)(6) के तहत आपके अधिकार का उल्लंघन भी नहीं है। इस प्रकार से अब तक आप युक्ति युक्त निबंधन से वाकिफ हो चुके होंगे। युक्ति युक्त निबंधन वह है जो आपके व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सामाजिक हित में, सार्वजनिक हित में, राष्ट्र के हित में, देश की एकता और अखंडता के हित में लगाए जाते हैं। इस युक्ति युक्त जो निबंधन है वह इस अवधारणा पर आधारित है कि किसी भी देश के नागरिक के असीमित अधिकार नहीं होते हैं और न हो सकते हैं। अगर देश के नागरिकों को असीमित अधिकार दिए जाएं तो क्योस यानी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा जाएगी। आप ट्रेन में सफर करते होंगे तो आप देखते होंगे, आजकल तो कम लेकिन पहले हर कोई लाउड स्पीकर पर गाना सुन रहा है। यानी आप अगर मोबाइल पे बैठे हुए हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो आप देखते होंगे कि आपके कान में एक साथ 3-4 तरीके के गाने की आवाज आ रही है। वह क्या था? वो लोग तो अपने स्वतंत्रता का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन आपकी स्वतंत्रता बाधित हो रही थी। यानी आप शांतिपूर्ण रहना चाहते थे तो बाधित हो रही थी। यानी आपको उस सीमा तक ही स्वतंत्रता प्रदान की जा सकती है जिस सीमा तक आप दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते हैं। इसलिए युक्ति युक्त निबंधन का जो सिद्धांत है वो यह कहता है कि यदि लोगों के व्यक्तिगत अधिकार पर अंकुश नहीं लगाए जाएं तो इसके परिणाम विनाशकारी होंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार
तब तक ही अच्छे लगते हैं और तब तक ही अच्छे हो सकते हैं जब तक वह दूसरे के अधिकार को न छीनते हों। तो अब प्रश्न उठता है कि ये सभी बातें तो हो गई कि भारत में युक्तियुक्त निर्बंधन की संकल्पना क्यों अपनाई गई, यानी अनुच्छेद 19 में जो सीमाएं हैं, बार बार समझना है, अनुच्छेद 19 के अधिकारों की जो सीमाएं हैं उस पर जो युक्तियुक्त निर्बंधन यानी जो उचित प्रकार का जो प्रतिबंध लगाने के पीछे तर्क क्या है। तो सबसे पहला है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने लेसेज फेयर यानी अहस्तक्षेप की नीति की बजाय लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना रखी। अहस्तक्षेप नीति क्या होता है कि जिसको जो मर्जी में है करो, ये मूलतः अर्थव्यवस्था का विषय है कि अर्थव्यवस्था में जिसको जितनी क्षमता है, जो जिसको जितनी चालाकी है व्यापार संबंधी, अपने व्यापार को कीजिए, सरकार उस पर कोई अंकुश नहीं लगाएगी। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने उस नीति के बजाय लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य रखा और लोक कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में राज्य की भूमिका बढ़ जाती है, यानी जो सक्षम है तो हैं, जो सक्षम नहीं है उनको सरकार प्रोत्साहित करती है। इसलिए पहले तो यह विषय हो गया। दूसरा, हमारे संविधान निर्माता व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक अंकुश, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक अंकुश के बीच में एक संतुलन रखना चाहते थे, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता इतनी नहीं दी जाए कि समाज विनाश के कगार पर चले जाए और समाज का अंकुश इतना हावी न कर दिया जाए कि लोग अपनी व्यक्तिगत क्षमता का प्रयोग ही न कर पाए। तो इनके बीच में बैलेंस करने के लिए किया गया। और तीसरा, इस निबंधन के लिए राज्य को अधिकृत किया गया है और जो ही राज्य को अधिकृत कर दिया गया तो आपको पता होना चाहिए कि मूल अधिकार के चैप्टर में यानी संविधान के भाग 3 में राज्य शब्द का क्या अर्थ है। राज्य शब्द का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 12 में परिभाषा दी गई है, जहां राज्य का मतलब है संघ की संसद और संघ की सरकार, राज्यों में से प्रत्येक राज्य का विधानमंडल और राज्य की सरकार और सभी स्थानीय प्राधिकारी यानी नगर पालिका, पंचायत, ये सब भी राज्य हैं। तो ये सब भी अंकुश लगाते हैं। मेला में आप देखते होंगे, मेला किसके, मेला लोकल गवर्नमेंट का होता है, कई बार गांव का पंचायत का मेला होता है, कई बार नगर पंचायत का मेला होता है। तो ऐसी स्थिति में उस मेला में भी जो लोक व्यवस्था के तहत जो कुछ अंकुश लगाए जाते हैं तो राज्य लगाते हैं, और राज्य अंकुश लगाएगा तो तर्कपूर्ण होना पड़ेगा। इसलिए युक्ति युक्त का निर्बंधन लगाने का अधिकार राज्य को प्रदान किए गए हैं। लेकिन क्या युक्ति युक्त निर्बंधन जो है किसी भी प्रकार से लगाया सकता है? नहीं। युक्ति युक्त निर्बंधन की 2 सीमाएं हैं। पहला कि आप निर्बंधन में उन्हीं बातों के आधार पर निर्बंधन लगा सकते हैं, उन्हीं आधारों पर लगा सकते हैं जो अनुच्छेद 19 में उपधारा 2 से 6 तक दी गई हैं। और दूसरी शर्त है कि यह निर्बंधन युक्ति युक्त होना चाहिए, और निर्बंधन युक्ति युक्त है या नहीं है इसका फैसला कौन करता है? तो इसका फैसला सर्वोच्च न्यायालय को है। यानी इस प्रकार से युक्ति युक्त निर्बंधन शब्द के प्रयोग के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने यहां पर न्यायिक व्याख्या और न्यायिक सर्वोच्चता का बीज छोड़ दिया, जिसका बखूबी प्रयोग हमारे संविधान निर्माताओं ने किया है। तो इस प्रकार से युक्ति युक्तता पर अंतिम निर्णय कौन लेगा कि ये जो प्रतिबंध है ये युक्ति युक्त हैं कि नहीं है, यानी उचित है कि नहीं, इस पर निर्णय कौन लेगा? कार्यपालिका? नहीं। विधायिका? नहीं। न्यायपालिका? हाँ। यानी युक्तियुक्त निर्बंधन के अधिकार के परीक्षण का अधिकार न्यायालय को है और युक्तियुक्त निर्बंधन लगाने का अधिकार विधायिका और कार्यपालिका को है। अब आते हैं, एक महत्वपूर्ण विषय है प्रेस की स्वतंत्रता और सेंसर। इसमें देखिए ये कुछ चर्चित चैनल्स हैं और ये अखबार हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं रखा और उन्हें अनुच्छेद 19(1) क इंग्लिश में ए के तहत जो हमारे आपके बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार हैं उसी अधिकार के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता को भी रखा। और अनुच्छेद 19(1)(2) के तहत जो हमारे बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की सीमाएं हैं वह भी प्रेस पर भी लागू होती है। यानी प्रेस के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं है, प्रेस को हमारे ही समान बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और प्रेस पर भी उसी प्रकार की सीमाएं हैं। भारत की प्रभुता और अखंडता, राष्ट्र की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार, सदाचार, विदेशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध इत्यादि। तो इस प्रकार से भारत में प्रेस की आजादी भी आप कई बार जगह देखते होंगे
कि लोगों के मुंह में माइक ऐसे ठूंस दिया जाता है, वो क्या करते हैं, वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वास्तव में गलत इस्तेमाल है। आपको जानने का अधिकार है, अभी हम देखेंगे आगे कि इसके तहत जानने का अधिकार अगर आपको है तो हमको भी चुप रहने का अधिकार है। बात को समझिए। अभी मैं 2-3 स्लाइड के बाद आप देखेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने का अधिकार भी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में ना सुनने का अधिकार भी है। मेरी इच्छा है कि मैं नहीं सुनूंगा तो आप हमें सुनने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो प्रेस की स्वतंत्रता में क्या बात हो गई, विचारों को प्रचारित प्रकाशित करने का अधिकार है, लेकिन उसकी सीमाएं वही हैं जो हमारी सीमाएं हैं। अभी मैं जैसे कहा कि बोलने की स्वतंत्रता की सीमा को हम लोग केवल बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तक सीमित रखते हैं, ऐसा नहीं है। नागरिकों के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को लहराना, इस प्रकार से जो लहरा रहे होते हैं वह क्या कर रहे होते हैं, वह देश की स्वतंत्रता को एंजॉय कर रहे होते हैं, और वह एक प्रकार से क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। कोई मूर्तिकार, कलाकार जो मूर्ति बनाता है, जो कला एक चित्र बनाता है, तो वो चित्र क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। उसके मन में जो विचार है उस विचार को चित्र के रूप में, कार्टून के रूप में वो आपके सामने रखता है, तो वह अधिकार आपका अनुच्छेद 19 बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। मतदान करना, आप यहां ध्यान दीजिए, मतदान करना यानी मैं या आप मत देने जाते हैं तो किसी कैंडिडेट्स को जो मत देते हैं, तो वो मत जो दे रहे होते हैं वो हम वास्तव में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर रहे होते हैं कि मैं अपने विचार को अभिव्यक्त करते हुए इस उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करता हूं। देखिए, वोट देने का अधिकार, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार संविधान प्रदत्त विधायी मतदान अधिकार है, यानी संवैधानिक अधिकार तो है ही, यानी कोई भी सरकार हमसे वयस्क मताधिकार का अधिकार छीन नहीं सकती है, लेकिन उसे कानून के द्वारा नियंत्रित करती है कि पहले 21 वर्ष से अधिक वाले मतदान करते थे, अब 18 वर्ष तक वाले करते हैं। तो मत देने का अधिकार मैं नहीं कह रहा हूं। मतदान जब करते हैं तो अपना मत जो देते हैं, वो जो व्यक्त करते हैं, वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का भी है। जानने का अधिकार, कोई कैंडिडेट खड़ा है, उस कैंडिडेट की कितनी संपत्ति है, उस कैंडिडेट पर कितना कर्ज है, उस कैंडिडेट की शिक्षा दीक्षा कैसी है, उस कैंडिडेट का आपराधिक पृष्ठभूमि कैसा है, ये सभी जानने का अधिकार जो है, यह भी अनुच्छेद 19(1) क के तहत ना बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। क्योंकि अगर मैं जानूंगा नहीं तो बोलूंगा कैसे, इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट कैसे होगा, इसलिए यह भी अनुच्छेद 19 के तहत अधिकार होते हैं। मौन रहने का अधिकार, कई बार ऐसा होता है कि आप बैठे हुए हैं, आपके मुंह में आके माइक घुसेड़ दिया, या माइक नहीं भी घुसेड़ा तो आप सामान्य बातचीत में बोलना ही होगा, आपको बोलना ही होगा, आप बोलिए, बोलना ही होगा, नहीं मैं नहीं बोलूंगा। मौन रहने का अधिकार मेरा मूल अधिकार है जो अनुच्छेद 19(1) के तहत मिला है। दूसरी बात, न सुनने का अधिकार, कि मैं नहीं सुनूंगा, आप जो बकबक कर रहे हैं मैं नहीं सुनूंगा आपके बोले। इसलिए आप देखते होंगे कि इधर उधर जो लाउड स्पीकर बजती है और उसके खिलाफ जो हम शिकायत करते हैं, तो क्यों करते हैं, हमें न सुनने का अधिकार है। आप जो बक रहे हैं वो मैं नहीं सुनना चाहता हूं, ये मेरा मूल अधिकार है, तो न सुनने का अधिकार। और दूसरा हो गया कि आप सुनने के लिए बाध्य जो हमें कर रहे हैं, तो उसके विरुद्ध जो स्वतंत्रता हमारी है वह भी अधिकार अनुच्छेद 19 के तहत आते हैं। अब अनुच्छेद 19 को हम लोग अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, लेकिन हमें यह देखना होगा कि अनुच्छेद 19 पर आपातकाल की घोषणा का क्या प्रभाव होता है। आपको मालूम होगा, या आप अगर नए विषय हैं तो आपको पता होगा कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है 3 आधारों पर, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। इस आपातकाल की जब घोषणा हो जाती है तो इनका जो अन्य विषयों पर जो प्रभाव पड़ता है, जैसे केंद्र राज्य संबंध पर प्रभाव पड़ता है, वो हमारा यहाँ विषय नहीं है। वहाँ पर फिर भी आप जान लीजिए कि एकहरी व्यवस्था हो जाती है, लेकिन उसका मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है यह हम पढ़ रहे हैं। खासतौर पे मात्र अनुच्छेद 19 पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है वह यहाँ पढ़ रहे हैं। तो आप जानिए कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पे, और इसके 3 आधार होते हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। अगर पहले 2 यानी युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 ऑटोमेटिक लागू हो जाता है, और अनुच्छेद 358 के तहत 19 स्वतः निलंबित हो जाती है। देखिए,
आप किताबों में पढ़ेंगे, दोस्तों से डिस्कशन करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हमेशा बना ही बना रह जाता है। आप गांठ बांध लीजिए, अगर युद्ध या वायाक्रमण, अगर युद्ध या वाय आक्रमण, फिर से मैं कह रहा हूं, अगर युद्ध या वाय आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाता है। और वो ऑटोमेटिक एक्टिव होने का परिणाम यह होता है कि अनुच्छेद 19 के तहत जो आपके प्रदत्त अधिकार हैं वह स्वतः निलंबित हो जाते हैं, समाप्त नहीं होते हैं, निलंबित हो जाते हैं। और यह निलंबन आपातकाल की अवधि तक बनी रहती है। लेकिन अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 19 स्थगित या निलंबित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? सशस्त्र विद्रोह आंतरिक है। मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह के जगह पर आंतरिक गड़बड़ी थी, जिसे 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बदल करके सशस्त्र विद्रोह किया गया। सशस्त्र विद्रोह कौन करता है? हमारे देश के अंदर के नागरिक करते हैं। तो सशस्त्र विद्रोह में अगर अनुच्छेद 19 के तहत उसके अधिकार को आप, उनके बोलने और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार को आप दबा देंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो किस बात से नाराज हैं और क्यों सशस्त्र विद्रोह कर रहे हैं? आप उस समस्या के मूल जड़ तक नहीं पहुंचेंगे। इसीलिए बहुत ही सोच विचार के हमारे संविधान निर्माताओं ने सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में अनुच्छेद 19 के निलंबन का प्रावधान नहीं रखा है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि जब युद्ध और वाय आक्रमण के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है तो अनुच्छेद 358 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत दी गई 6 स्वतंत्रताएं स्वतः निलंबित हो जाती हैं, किंतु सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किए गए आपातकाल की घोषणा से अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 19 के बारे में आपकी जानकारी बहुत ही गहरी हुई होगी। यह जानकारी एक ऐसी जानकारी है कि आप इसके आधार पर आपके बहुत ही एनालिटिकल पावर में वृद्धि हुई होगी और आप एक प्रबुद्ध नागरिक, जानकार नागरिक या जानकार छात्र के रूप में आप आगे बढ़ रहे होंगे। थैंक यू, नमस्कार।